नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वकील आपका, जिसमें आपकी तमाम कानून संबंधी समस्याओं का हम करते हैं समाधान। तो यदि आपकी भी कोई समस्या है, कोई ऐसी परेशानी है जिसका रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और मैं कार्यक्रम के माध्यम से अपनी तमाम उलझनों को, अपनी तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर से आपकी तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले तमाम सवालों को लेकर जिस तरह से हम बात करते हैं, पहला सवाल ये है कि एफआईआर निरस्त कराने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, इस क्वेश्चन में ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रयागराज का एक बहुत ही अहम जजमेंट अभी लेटेस्ट जजमेंट के रूप में आया है, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने अपने व्यू दिए कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध जिसके लिए जो पीड़ित पक्ष है, जिसके खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज हो गई है, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में याचिका के माध्यम से अपने तथ्यों को प्रस्तुत कर सकता है और दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को वो क्वेश करा सकते हैं। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि संज्ञेय मामलों में यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक जांच जो पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद कराई जाती है, उस जांच से ही सारे तथ्यों की पुष्टि होती है और जो जांच के साथ बिंदु उभर के सामने आते हैं, उससे पूरे केस की एक रूपरेखा बनती है और केस डायरी तैयार होकर चार्जशीट सबमिट होती है, ट्रायल चलता है। तो ऐसी परिस्थिति में कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है तो उस कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर को क्वेश नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जो केस मेंशन किया ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष, उसमें याची ने ये कहा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करता था। जिस समय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ब्रेक की गई तो मुझे किसी ने कहा कि वहाँ पर कोई तार डिस्टर्ब है या कोई दुर्घटना हो गई, आप ब्रेक कर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी को ब्रेक कर दिया और 2 लाइन एक साथ चल रही थी, जिसमें एक एम्प्लॉई चढ़ के तार को ठीक कर रहा था। फिर इंफॉर्मेशन इस बात की आई कि आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टार्ट करनी है। उस आधार पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई थी उसे स्टार्ट कर दिया। अब ऐसी स्थिति में मेरा कोई दोष नहीं था, मेरे खिलाफ गैर इरादतन हत्या का जो मुकदमा दर्ज हुआ उसको माननीय न्यायालय को निरस्त करना चाहिए। माननीय न्यायालय ने सारे फैक्ट्स को समझा और सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये एक गंभीर अपराध है। ऐसी परिस्थिति में ये नहीं कहा सकता है कि आपको सिर्फ नेग्लिजेंसी के आधार पे आपके खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्वेश कर दिया जाए। इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर जो इंक्वायरी चल रही थी उस इंक्वायरी को कंटिन्यू चलने के लिए कहा और जो याचिका थी उस याचिका को भी माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। जी बिल्कुल। हमारे साथ नोएडा से पहले कॉलर इस्माइल जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। इस्माइल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं थोड़ी जानकारी चाहिए थी जी, बताएं। मैम, मुझे पुलिस ने फर्जी केस में फंसा दिया था जी मुझको जी। तो मैं उसकी सजा भी काट आया जी, मैं 35 दिन काट कर आया था मैं जी। अब क्या परेशानी है इस्माइल जी? मैम, ये चाहता हूँ कि मैं इस केस से बाइडेंट बरी होना चाह रहा हूँ। ठीक है। देखिए, आपके केस में इस्माइल जी आपको अगर गलत तरीके से यानी फर्जी तरीके से आरोपित कर दिया गया है तो निश्चित रूप से ये जो मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हुआ है उस मुकदमे में जांच में आपके पक्ष में फाइनल रिपोर्ट लग जानी चाहिए, यानी अंतिम आख्या लग जानी चाहिए। लेकिन यदि पुलिस ने आपके खिलाफ चार्जशीट सबमिट कर दी है, आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष सबमिट कर दिया है और आपके खिलाफ जो जांच की है उसमें बहुत सारे उन्होंने एविडेंसेस को भी मेंशन किया है, तो ऐसी स्थिति में आपको न्यायालय के समक्ष ही अपने डिफेंस के सारे जो आपके डिफेंस के लिए एविडेंस हैं उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ एक आपको और अहम जानकारी भी देना चाहता हूँ। यदि आपको ये लगता है कि आपने जमानत जब आपकी हुई, बेल की स्टेज में आप 2-3 महीने जेल में रहे और वो जो जेल में रहने का समय है वो समय आपका पर्याप्त समय है आपको दंड मिलने का, तो आप इस बात को बिल्कुल भी कंसीडर मत करिए, क्योंकि वो दंड नहीं है, वो तो एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसके आधार पे आपको प्रायर स्टेज पे इतने दिनों तक रहना पड़ा। हो सकता है आपकी बेल वो 2-4-6 दिन में ही डिसाइड हो जाती, तो ये न्यायालय की प्रक्रिया के अनुरूप आपका जमानत कुछ विलंब से हुआ। अभी जो ट्रायल की स्टेज है उस ट्रायल के स्टेज में आपको अपनी एविडेंस जिसमें आपको ये लगता है कि केस आपके खिलाफ फर्जी प्रस्तुत किया गया है यानी रजिस्टर्ड कराया गया है, तो आप उस पर अपने साक्ष्य को
प्रेजेंट कर सकते हैं, और वो स्टेज आएगी जब आपको सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इस बीच में अगर आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज हुई और कोई ऐसा प्रमाण जो आपके फर्जी एफआईआर को होने का प्रमाणित करता हो, तो आप एफआईआर है तब भी आप क्रिमिनल रिट में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं एफआईआर कोहेस कराने के लिए। और यदि चार्जशीट भी ऑनरेबल कोर्ट में आ गई है तब भी आप 482 के अंतर्गत ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं और अपनी चार्जशीट को भी कोहेस कराने के प्रेयर कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहे तो एफआईआर और चार्जशीट को कोहेस कराएं, या आप ट्रायल में न्यायालय के समक्ष अपनी सफाई साक्ष्य दे करके अपने आप को बाइज्जत बरी करा लें। जी बिल्कुल, हमारे साथ लाइन पे और भी कॉलर बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में। अगले कॉलर हमारे साथ परवेज गाजियाबाद से बने हुए हैं, जान लेते हैं क्या जानना चाहते हैं। परवेज जी, बहुत स्वागत है आपका। परवेज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। अगले कॉलर एसएस यादव हमारे साथ बने हुए हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल करें आप। एसएस यादव के अलावा अगले कॉलर निखिल भी हमारे साथ लाइन पे हैं। निखिल, स्वागत है आपका। जी, मैं निखिल बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं? जी, 2020 में मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था जी। तो उसके बाद फिर मैंने कैंसिल कराया था नवंबर में जी। तो यूजीसी गाइडलाइन आई थी कि दिसंबर 31 तक अगर कोई कैंसिल होता है तो 100% फीस रिफंड होगा। बट कॉलेज वालों ने नहीं माना और फीस रिफंड नहीं किया है अभी तक, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, आपने अपनी टाइमली फीस को डिपॉजिट किया और उसके बाद अपने आप को आपने विड्रॉ कर लिया। जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसको पालन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की है। अगर वो उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके पास बहुत ही सुगम और सरल रास्ता है ऑनरेबल हाई कोर्ट जाने का। आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में उस यूजीसी की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं, और आपको ये बताना भी आवश्यक है कि जो आपकी फीस की राशि है और फीस की राशि के साथ में जो फीस जमा होने के बाद और अब तक का जो ड्यूरेशन है, इसके बैंक इंटरेस्ट की बात, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपका जो मानसिक, शारीरिक या सामाजिक इस तरह कोई क्षति हुई हो तो आप क्षतिपूर्ति की बात भी कर सकते हैं। आप ये तीनों रिलीफ के साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट में यदि याचिका प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से आपको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि लीगल जो भी डायरेक्टिव्स होते हैं हायर अथॉरिटीज़ के, उनको मानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटीज़ की भी है, उनको मानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज़ की भी है। तो आपने यदि कोई फ़ीस डिपॉजिट की और उस फीस को वापस करने के लिए गाइडलाइंस प्रॉपर इशू हुई और आपकी फ़ीस को रिफंड नहीं किया गया तो ये एक लीगल मिस्टेक है जिसकी भरपाई विश्वविद्यालय को करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे हम। और अगला सवाल यहाँ पर ये कि भूमि अधिग्रहण में मुआवजा कैसे तय किया जाता है? इस प्रश्न पर बहुत सारे सिद्धांत माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के बहुत बार आए हैं, लेकिन जो लैंड एक्विजिशन का मामला है इसमें लगातार कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर न्यायालय को अपना हस्तक्षेप करना पड़ता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी वर्तमान में एक विधि व्यवस्था दी जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि जो भूमि का प्रतिकर की राशि है उस प्रतिकर की राशि को सिर्फ
इस आधार पे निश्चित नहीं किया जाएगा कि वहाँ का सर्किल रेट ये है या मार्केट रेट ये है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर ऑनरेबल प्रयागराज हाईकोर्ट के केस को कंसीडर करते हुए उस पर ऑर्डर दिया कि जो मुआवजे की राशि है वो मुआवजे की राशि लैंड के नेचर पर नहीं, लैंड के सराउंडिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ के आधार पर होना चाहिए। लैंड का जो एक्चुअल सड़क से कितनी दूरी पर है, आसपास इंडस्ट्रियल या आवासीय क्या गतिविधियां हुई हैं, या भूमि की प्रकृति किस तरीके की है, इन सब बातों को, मार्केट वैल्यू को भी कंसिडर करना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही भूमि का प्रतिकर निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसके लिए कानून भी बहुत स्पष्ट है। जब से अधिग्रहण के लिए नया कानून आया तब से जो अधिग्रहण की समस्याएं थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई, और अभी वर्तमान में किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की योजना के लिए जो भी भूमि व्यवस्थापन होता है अधिग्रहण का, उसके लिए जो कमेटी की रिपोर्ट होती है वो कमेटी की रिपोर्ट ही पर्याप्त आधार नहीं होती है, उस पर भी रेफरेंस की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है वो यही है रेफरेंस की प्रोसीडिंग्स को निरस्त करने का, कि जब भूमि जो एग्रीकल्चर भूमि बताई जा रही है उसके बगल में भू मालिक भूस्वामी द्वारा ये कहा गया कि इंडस्ट्री लगी हुई है, बगल में तहसील बनी हुई है, उसके आगे रोड लगी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी बाजारू दर को भी देखना आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही कहा कि उसकी बाजारू दर को देखना आवश्यक है, और उस आधार पे उसको रिवाइज करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए हैं। जी बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ ज्ञान कानपुर से जुड़ चुके हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल करें आप। जी ज्ञान, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? श्याम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। अगले सवाल पर बात करेंगे। यहाँ पर मुआवजे में आपत्ति की जो आपने बात की है वो आपत्ति कैसे की जाती है? जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया, जब किसी भूमि को अधिग्रहित किया जाता है किसी गवर्नमेंट की योजना के लिए, तो वहाँ पे जो उसकी वैल्यू है यानी सर्किल रेट जो है, उस सर्किल रेट में एग्रीकल्चर लैंड अगर है तो 4 टाइम मुआवजा देने के प्रोविजंस हैं, और उसके साथ अन्य सुविधाएं देने के प्रोविजंस भी हैं। और यदि वो नॉन एग्रीकल्चर है यानी आवासीय है या कोई और प्रकृति है उसके, तो वहाँ पर 2 टाइम मुआवजा देने का प्राविधान है। अब जो मुआवजा किसान को या भूस्वामी को या भवन स्वामी को प्राप्त हुआ, यदि वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो जिस समय जब सेक्शन 4, 5, 6 की प्रोसीडिंग्स होती हैं तो नोटिफिकेशन के साथ ही अधिग्रहण के समय एक फॉर्म होता है, जिस फॉर्म में प्रतिकर कितना मिल रहा है, प्रतिकर जो मिल रहा है वो बाजारू दर से है या नहीं है, या पिछले 3 सालों में जो उस क्षेत्र के बैनामा हुए हैं उन बैनामों के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया गया है कि नहीं किया गया है। इन सब बातों को देखते हुए उस फॉर्म को फिल किया जाता है। अब फॉर्म को फिल करते समय यदि जो भी पक्षकार हैं वो ये उसमें मेंशन कर देते हैं कि जो अभी मुआवजा मुझे प्राप्त हो रहा है, बाकी हमें और अधिक मुआवजा चाहिए हमारी भूमि का, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में वो रेफरेंस में प्रोसीडिंग्स जा सकती हैं। रेफरेंस में भी डिस्ट्रिक्ट जज, जो भी जिले के जिला जज महोदय, उनके समझ जो कार्रवाई होती है उससे भी अगर संतुष्ट नहीं है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाने के रास्ते स्पष्ट होते हैं। और ऑब्जेक्शन, जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया, ऑब्जेक्शन वो प्रायर स्टेज पे ही कर सकते हैं। जिस समय अधिग्रहण की कार्रवाई होती है उस समय जब उनको निर्धारित मुआवजा दिया जाता है, उस मुआवजे के देने से पहले उनको एक आपत्ति का मौका भी दिया जाता है एक्विजिशन अथॉरिटी के समक्ष। तो उस अथॉरिटी के समक्ष वो अपना रिटेन ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं कि मेरी भूमि की वैल्यू क्या है और क्या होनी चाहिए। अगर उनके साक्ष्य पुख्ता है यानी उन्होंने सही एविडेंसेस को लगाया है, तो निश्चित रूप से उनके अपने सर्किल रेट को इंक्रीज करने के राइट भी हैं, या मार्केट रेट पे एक्विजिशन करने के राइट भी हैं, या जो कमेटी निर्धारित करती है उस कमेटी द्वारा एक सुगम रास्ता निकाल के भूमि को अधिग्रहित करने का अधिकार भी है। जी बिल्कुल। अगला सवाल यहाँ पर यह है कि मृत्यु के पहले यदि बयान दिया गया है तो बयान का क्या महत्व होता है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट विधि व्यवस्था इस विषय पर भी दी। माननीय उच्च न्यायालय ने एक दहेज हत्या के मामले में अपने जो तथ्य थे उन तथ्यों को कंसिडर करते हुए अपने व्यू दिए, और उसमें ये कहा कि जो
भी मृतिका है, उस मृतक के लिए ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उन ऑर्डर को किस तरीके से कंसीडर किया जाना चाहिए था। उनका कहना था कि मृत्यु के पूर्व, ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना था कि जो मृत्यु के पूर्व बयान दिए गए उन बयानों की अगर पुष्टि नहीं भी हो रही है तब भी सजा का पर्याप्त आधार है, डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रायल में सजा देनी चाहिए थी। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश था जिसमें उनको बाइज्जत बरी किया गया था, उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस आदेश को निरस्त करते हुए पुनः सजा करने के लिए आदेश पारित किया। तो ऐसी परिस्थिति में मृत्यु के पूर्व का यदि कोई भी बयान है तो वो बयान यदि पुष्टि नहीं हो रही तब भी उसको प्राकृतिक न्याय के आधार पे एक पुख्ता सबूत माना जाएगा मुकदमे के निस्तारण के लिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ अगले कॉलर कासिफ बने हुए, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए अपना खास कार्यक्रम वकील आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अभी हम कहीं सुने रही कि यूपी में वोट देने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। काहे ना बढ़ी? पहले हम सब जनी जाती थी पानी तक, अब घर घर पानी खुदे आवत है। अब घर घर शौचालय है। हाथ पैर में जितने छाले पड़े थे हिसाब लगाए लो। गरीबन की दुआ में बड़ी शक्ति होत है बेटवा। मोदी और योगी के संग तो हमरा आशीर्वाद है। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील। शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही है ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में। अगले कॉलर हमारे साथ कासिफ मुरादाबाद से बने हुए हैं और कासिफ से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं सीधे मथुरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। क्या ये 2017 के पहले था? क्या पिछली सरकारें सुरक्षा दे पाती थी? अगर वे सुरक्षा देती तो फिर कोसी कला का दंगा नहीं होता। अगर वह सुरक्षा दे पाती तो जवाहर बाग की घटना नहीं होती, आगरा का उपद्रव नहीं होता, बुलंदशहर का उपद्रव नहीं होता, अराजकता नहीं फैलती, अव्यवस्था नहीं फैलती। मुजफ्फरनगर में गौरव और सचिन जैसे निर्दोष नौजवान बहन की रक्षा करते करते अपने आप को बलिदान नहीं कर पाते। लेकिन भाइयों बहनों, पिछली सरकारों के एजेंडे में सुरक्षा कहीं थी ही नहीं। सुरक्षा उनके एजेंडे में थी ही नहीं, क्योंकि सुरक्षा के लिए खतरा कोई और नहीं, वे स्वयं ही खतरे बने हुए थे, स्वयं ही खतरे बने हुए थे। और इसीलिए तो पिछली सरकार के समय में कोई प्रदेश में आना नहीं चाहता था। शाम को 5 बजने के बाद व्यापारी अपना प्रतिष्ठान बंद कर देता था। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, बाजार करने के लिए महिलाएं नहीं निकल पाती थी। जो व्यक्ति घर से निकल गया उसको पता ही नहीं होता था कि वापस वो अपने घर में वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। ये अराजकता का तांडव था प्रदेश के अंदर। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद परिवर्तन आया है। आज तो विकास की बहार भी बढ़ रही है, सुरक्षा चौओर दिखाई देती है, हर एक व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करता है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में 700 बड़े दंगे हुए हैं प्रदेश में।
और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय 5 वर्ष में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होता है। यह आपके सामने उदाहरण है। कुंभ का आयोजन करने का अवसर सपा को भी मिला, बसपा को भी मिला, भाजपा को भी मिला। समाजवादी पार्टी के समय में 2007 में कुंभ का आयोजन गंदगी और अराजकता का कारण बना था। 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कुंभ का आयोजन भगदड़, अव्यवस्था और गंदगी का कारक बन गया था। लेकिन 2019 में प्रयागराज का कुंभ भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ के रूप में वैश्विक मंच पर छा गया। हमें अवसर मिला, हमने करके दिखा दिया। उन्हें अवसर मिला था, उन लोगों ने मौके से चूक गए। वे राम का विरोध करते थे, श्री कृष्ण का विरोध करते थे, हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते थे। आज तो अयोध्या का भी विकास हो रहा है, काशी का भी विकास हो रहा है और ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके सरकार पहले ही अपनी मंशा को स्पष्ट कर चुकी है कि ब्रज क्षेत्र को कोई वंचित नहीं कर सकता विकास के कार्यों के माध्यम से। समग्र विकास की प्रक्रिया के साथ हम पूज्य संतों के सानिध्य में इसे आगे बढ़ा करके ही रहेंगे। सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। तो ये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मथुरा से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो हमारे कार्यक्रम में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और इसी बीच आपकी यदि कोई समस्या है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रुकते एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जाना तो सबसे बड़ा बोझ का होत है, कर्जा का बोझ। ना आदमी सो पात है, ना खा पात है, ना इज्जत से सर उठा के चल सकत है। अरे ये तो भला हो जो भाजपा आई और हमारे जैसे 86 लाख किसानों को कर्जा की माफी दिलाई। जो सबकी थाली में रोटी पहुंचात है उसको इज्जत की रोटी खिलाई। अरे किसने तुम्हारा उपयोग किया और कौन तुम्हारे लिए उपयोगी है, खुद ही हिसाब लगा लो। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम वकील आपका में। लगातार कानून संबंधी समस्याओं को तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यदि आपकी भी कोई परेशानी है, कोई ऐसी उलझन है कानून को लेकर जिसका रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप मार्गदर्शन ले सकते हैं धर्मेंद्र जी से और अपनी समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हमारा ये है कि किसी मुकदमे में अभियुक्त अपना बचाव कैसे कर सकता है? देखिए, इसका जो लीगल प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग जब भी इन्वेस्टिगेशन यानी फर्स्ट स्टेज है एफआईआर रजिस्टर्ड होने की, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली स्टार्ट होने की। इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे जो प्रोसिक्यूशन साइड के विटनेसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर परिचित करते हैं, उनके बयानों को दर्ज करते हैं। उसके बाद वो आरोप पत्र के रूप में ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष अपने। धर्मेंद्र जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में इंटरप्ट करूंगी। अपने दर्शकों को सीधे लिए चलेंगे बागपत, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आज उनका निधन हो गया। सुबह लखनऊ था, वही समाचार मिला। आज पूरा देश लता जी को याद कर उनको श्रद्धांजलि देता है। आज मैं भी पूरे मंच की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से लता जी को श्रद्धांजलि देकर मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में ये चुनाव है। कुछ लोग इस चुनाव को विधायक बनने का चुनाव समझते हैं, कुछ लोग इस चुनाव को मंत्री बनने की सीढ़ी मानते हैं और कुछ लोग इस चुनाव को अपने आगे के राजनीतिक भविष्य के साथ जोड़ते हैं। मगर माताओं, बहनों, भाइयों, ये चुनाव किसी को विधायक या मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भविष्य निश्चित करने का चुनाव है, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना। ये चुनाव निश्चित करने वाला है कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार यहां माफियाओं का राज चलेगा या कानून का राज चलेगा। ये चुनाव सुनिश्चित करने वाला है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश फिर से एक बार दंगों की आग में झुलसेगा, यहां विकास का रास्ता प्रशस्त होगा, वो निश्चित करने का चुनाव है। ये चुनाव ये तय करने का है कि रॉ शुगर इंपोर्ट कर किसानों को गन्ना न मिले, गन्ने का दाम न मिले, गन्ने का भुगतान न हो, ऐसी सरकार लानी है या 1,53,000 करोड़ का भुगतान कर किसान को गन्ने का भुगतान करने वाली सरकार लानी है। लोग जात पात की बात करते हैं, जो कुछ लोग धर्म की बात करते हैं, वो चुनाव को गुमराह करने चाहते हैं। मैं आज यहां पर आया हूं, मैं 2019 में भी आया था, 2017 में भी आया था, 2014 में भी आया था। मैं आज कहना चाहता हूं मित्रों, हमने ये 7.5 साल में उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम। अभी पुलिस हेडक्वार्टर से मैं यहां आया, कितना अच्छा हाईवे रोड बना हुआ पड़ा है। मित्रों, सिर्फ बागपत क्षेत्र के अंदर मेरे पास पक्का हिसाब है, 3400 करोड़ से ज्यादा के काम सिर्फ 5 साल में हमारे सांसद ने अलग अलग जगह से करा है, सिर्फ बागपत लोकसभा क्षेत्र। और उत्तर प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा जाला बुना है। गंगा एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली भाग गई उसके बाद, बुंदेलखंड हाईवे हो या फिर बागपत को हरियाणा के साथ जोड़ता हुआ ब्रिज बनाने की बात हो, हर जगह पे
नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की नींव डालने का काम किया है। तो ये थे बागपत से गृह मंत्री अमित शाह, और इसके बाद वापस लौटते हैं अपने कार्यक्रम में। कानून से जुड़ी तमाम बातों को हम डिस्कस कर रहे थे। मेरा अगला सवाल ये है धर्मेंद्र जी कि क्या दीवानी मुकदमे में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है? देखिए, जब भी कोई दीवानी प्रकृति के वाद को प्रस्तुत किया जाता है, यानी सिविल नेचर के केस को जब फाइल किया जाता है, तो उसमें जो केस का फैक्ट है, उन फैक्ट के अकॉर्डिंग जो प्लीडिंग है वो प्रिपेयर की जाती है। अब प्लीडिंग में कोई भी अमेंडमेंट तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वो प्लीडिंग का रेलिवेंट पार्ट ना हो। यदि किसी ने कोई वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया और वादी की तरफ से जो तथ्य वाद में वर्णित किए गए वो सारे तथ्य पैरावाइज यानी सीक्वेंस में मेंशन है, और उसी के अकॉर्डिंग रिलीफ भी उनके द्वारा सीख किया गया कि हमें ये रिलीफ चाहिए। उदाहरण के तौर पर कोई कहता है कि मेरे भवन में प्रतिवादी हस्तक्षेप न करें, इस बात के स्थायी निषेधाज्ञा का उपशम दे दिया जाए, यानी परमानेंट इंजंक्शन का रिलीफ दे दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में वो उस भवन का स्वामी है या नहीं है, या उस भवन का वो कब्जेदार है या नहीं है, या उस भवन संबंधित उसके क्या फैक्ट्स हैं जिस आधार पर उसकी रेलिवेंसी उसके फेवर में है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस आधार पर प्लीडिंग प्रिपेयर होती है। अब उस प्लीडिंग में यदि कोई नई बात लाना चाहते हैं तो वो नई बात तब तक नहीं ला सकते हैं जब तक कि रिलीफ और फैक्ट परिवर्तित ना हो रहे हों। परिवर्तित अगर हो रहे हैं तो नहीं ला सकते हैं, और यदि परिवर्तित नहीं हो रहे हैं तो उन फैक्ट को अमेंड किया जा सकता है। ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी फैक्ट केस को सपोर्ट करते हों उनको प्लीडिंग में अमेंड किया जा सकता है। लेकिन जो फैक्ट प्लीडिंग के अगेंस्ट में है और प्लीडिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं उनका अमेंडमेंट ऑर्डर 6 रूल 17 के अंतर्गत नहीं किया सकता है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय की बहुत सारी विधि व्यवस्थाएं हैं। उन विधि व्यवस्था के अनुसार संशोधन उसी स्थिति में हो सकता है जिससे वाद के विचारण में ऑनरेबल कोर्ट को, प्लेंटिफ को रिलीफ मिलता हो और वो विधियोचित भी हो। जी बिल्कुल। अगला सवाल ये कि अमेजन और क्विक कंपनी का क्या केस है? देखिए, बहुत ही चर्चित ये केस है। इंडिया में बहुत जगह पर इसका डिस्कशन हो रहा है, बहुत सारे टीवी चैनल्स में भी इसको डिस्कस किया गया। जो फ्यूचर ग्रुप है, फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल, इनके बीच में एमलगमेशन की प्रोसीडिंग्स होनी, यानी विलय की कार्रवाई को प्रोसीड किया जाना। यहाँ पे माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की 3 याचिकाओं में जो आदेश आए, उन आदेशों पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी एक प्रॉपर गाइडलाइंस देते हुए अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेशित किया कि इस विषय पर मेरिट्स को बिना टच किए, यानी गुण दोष पर निर्णय करें, हमारे किसी आदेश को अवलोकित ना करते हुए मेरिट पे डिसीजन करें। और मेरिट पे डिसीजन करने के लिए इससे जो बैक की हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर स्थित जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, वहाँ पे जो इस इशू पर, क्योंकि अमेजॉन कंपनी और फ्यूचर और रिलायंस इनके बीच का जो इशू है, ये इशू ऑलमोस्ट सभी की नॉलेज में है, जिन्होंने न्यूज़पेपर में भी देखा और हर जगह ये चर्चित है। वहाँ पे उन दोनों कंपनियों के विलय का जो प्रश्न है, उस प्रश्न पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय यानी दिल्ली हाई कोर्ट में जो आदेश हुआ, उस आदेश को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन क्यों किया? क्योंकि उस ऑर्डर में कहीं ना कहीं इलीगलिटीज़ थी। साथ ही साथ जो सिंगापुर स्थित आर्बिट्रेशन सेंट्रल के जो ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर्स में अमेजन कंपनी को भी रिलीफ दिया गया, क्योंकि अमेरिका की इस कंपनी को रिलीफ इसलिए दिया गया कि वहाँ पे कंपनी और इनके बीच के डिस्प्यूट का क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। इसलिए इंडिया में माननीय उच्चतम न्यायालय को इस विषय पर अपना हस्तक्षेप करना पड़ा और ऑनरेबल हाई कोर्ट के 3 याचिकाओं में पारित आदेश को निरस्त करते हुए पुनः अवलोकन करने का आदेश पारित किया गया। जी बिल्कुल। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम वकील आपका कार्यक्रम में कानून संबंधी तमाम समस्याओं को डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए के न्यूज़।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील। शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कानून संबंधी तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। सीधे रुख करते सवालों का अगला सवाल ये है धर्मेंद्र जी कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर। जैसा कि मैंने दर्शकों को भी बताया है कि जो एमलगमेशन है यानी विलय की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के जो आदेश हैं, उन आदेशों को माननीय उच्चतम न्यायालय ने निरस्त करते हुए पुनः अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देशित किया कि आप गुण दोष के आधार पर यानी मेरिट पे इसमें डिसीजन लें। इसमें पूर्व में भी आदेश हुआ, उस आदेश में लगभग 24,000 करोड़ रुपए के पेमेंट को देने की बात जो हुई थी, फिर उसमें एक इंजंक्शन ऑर्डर भी हुआ। इसी तरीके से इसी इशू को लेकर के सिंगापुर में आर्बिट्रेशन कोर्ट का जो ऑर्डर आया, क्योंकि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स तभी स्टार्ट होती हैं जब किन्हीं दो कंपनियों के बीच में या दो पक्षकारों के बीच में कोई ऐसा विवाद होता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, जो एग्रीमेंट पे आधारित होता है। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नेशनल लेवल पे भी होते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। तो जब बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होता है तो वहाँ पर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया जाता है। उन सारे फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए ही माननीय उच्चतम न्यायालय का ये व्यू आया है, जिस आधार पर पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इसका विचारण करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगला सवाल ये है कि किसी मुकदमे में अभियुक्त अपना बचाव कैसे कर सकता है। जैसा कि दर्शकों को मैंने बताना प्रारंभ किया था, कोई भी क्रिमिनल केस जब रजिस्टर्ड होता है तो रजिस्टर्ड होने के बाद उस क्रिमिनल केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो केस के सराउंडिंग एविडेंसेस होती हैं, उन एविडेंसेस को कलेक्ट करके प्रॉपर 161 में स्टेटमेंट रजिस्टर्ड करते हैं। और जो भी चाहे वो 161 के स्टेटमेंट्स हों, चाहे नक्शा नजरी बनने की बात हो, चाहे घटना संबंधित किसी माल या तथ्य की बरामदगी की बात हो, या किसी गवाह के बयान लेने की बात हो, ये सारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इंक्लूड करने के बाद ही एक आरोप पत्र बनता है, यानी एक चार्जशीट फ्रेम होती है। उस चार्जशीट को जब वो न्यायालय में सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के साथ ही न्यायालय उसमें कॉग्निजेंस लेते हैं। एक्यूज के पास एक अवसर ये होता है कि यदि उसको गलत धाराओं में या गलत तथ्यों के आधार पे या गलत बयानों के आधार पे आरोपित किया गया और उसके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, तो वो आरोप विरचित होने के समय यानी जिस समय चार्ज फ्रेम हो रहा है उस समय ही अपने ऑब्जेक्शन को ऑनरेबल कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं और ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे ऊपर जो जिस चार्ज को फ्रेम किया जा रहा है इससे मुझे डिस्चार्ज किया जाए। जब न्यायालय इस पर कंसिडरेशन नहीं यानी कंसिडर नहीं करती है तो उसके पास ऑप्शन होता है फिर सेकेंड टाइम यानी 313 की स्टेज सीआरपीसी की स्टेज पे, जहाँ पे उनको अपने सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने आप को बचाने का अवसर प्राप्त होता है, उस स्टेज पे भी वो अपनी सफाई साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ वो चैलेंज भी कर सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में कि चार्जशीट गलत आई है। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, देवकी जी, जान लेते हैं कि क्या जानना चाहती है। देवकी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी अपना सवाल। शाहजहांपुर से देवकी बोल रही। जी अपना सवाल करें आप।
को से रसीद कटवा दे, 20-25 साल से रह रहे हैं, तो वो जरा काटा पीटी कर देते हैं, कहीं कहेगा बनेगा, कहीं कुछ लिखकर, तो ये कटी पिटी रसीद कोई नुकसान या कोई बेकार तो नहीं हो जाती है? देखिए, आप जिस जगह पर रह रही हैं वहाँ पर आपकी लीगल टेंडेंसी है, वैधानिक किराएदारी है, और कोई भी रसीद आपको मकान मालिक द्वारा दी जा रही है तो वो रसीद एक ऐसा साक्ष्य है, ऐसा एविडेंस है जिस आधार पे आपकी किराएदारी की पुष्टि होती है। और आप 20, 25, 30 साल से आपका कहना है कि आप वहाँ रह रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास वहाँ का राशन कार्ड भी होगा, आपका वहाँ पर आधार कार्ड भी होगा, आपके गैस कनेक्शन भी होंगे, आपके बहुत सारे और एविडेंसेस होंगे जिस आधार पे आप अपने आप को वहाँ पर लीगल पोजीशन होल्डर मान सकती है, यानी वैधानिक अध्यासी मान सकती हैं। अब जब वैधानिक अध्यासी है तो आपकी किराएदारी भी वैधानिक हुई। अब ऐसी परिस्थिति में यदि मकान मालिक कोई भी आगे कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ, तो उस कार्रवाई में यही सारे तथ्य आपको सपोर्ट करेंगे, और आपको कोई भी मकान मालिक या कोई भी व्यक्ति बलपूर्वक आपके अध्यासन वाले प्रभाग से नहीं हटा सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय की बहुत स्पष्ट विधि व्यवस्थाएं हैं कि कोई यदि वैधानिक किराएदार है तब तो उसको वैधानिक तरीके से ही बेदखल किया जाएगा। लेकिन यहाँ तक ऑनरेबल कोर्ट का व्यू है कि कोई अगर इलीगल ट्रेसपासर है, किसी ने कब्जा भी कर लिया है, तो उसको भी बलपूर्वक नहीं हटाया जाएगा। उसको भी हटाने के लिए कानूनी तरीके से न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करके रिलीफ लेना पड़ेगा, और तभी वो बेदखल हो सकेगा। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, जिस तरह का ये केस सामने आया है, ऐसा कई केसेस में देखा जाता है कि पुराने ज़माने में बातचीत के ज़रिए कोई अपनी दुकान उठा देता था या घर में किराए पर उठा देता था, और उसके बाद कई बार इस पूरे मामले में घाटा भी उठाना पड़ता है। क्या कानूनी तौर पर हमें सतर्कता बरतनी चाहिए कि इस तरह के केसेस सामने ना आए? देखिए, बहुत ही अहम प्रश्न है आपका, और मकान मालिक और किराएदार के बीच में इस तरह के विवाद बहुत होते हैं, यानी प्रायः इस तरह के वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ पे मकान मालिक को भी और किराएदार को भी, दोनों को अपने अपने अधिकारों के संरक्षण का ध्यान देना पड़ेगा। उन्हें विधिक रूप से इतना मजबूत रहना पड़ेगा कि जब भी न्यायालय के समक्ष कोई विवाद जाए तो न्यायालय के समक्ष उनको उपशम प्राप्त हो, चाहे वो मकान मालिक हो और चाहे वो किराएदार हो। उसके लिए सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, अब तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में प्रोविजंस आ गए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी जो एग्रीमेंट के लिए एग्रीमेंट हुआ है टेनेंसी के लिए, उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए यदि वो 11 माह से अधिक समय के लिए है, और प्रॉपर जो रेंट है उस रेंट की रिसिप्ट मिलनी चाहिए। ये रिसिप्ट नहीं मिलती है और रेंट भी नहीं लिया जाता है, तो किराएदार के पास ये अधिकार है कि न्यायालय के समक्ष प्रोसीडिंग्स करते हुए न्यायालय के समक्ष अपना किराया जमा कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों को अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स को करने से पहले एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, जिस आधार पर दोनों लोग किए गए एग्रीमेंट का वायलेशन ना कर सकें। जी बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर कासिफ खान मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं। जी कासिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अपना सवाल करें कासिफ आप, और सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगी टीवी वॉल्यूम का आप डाउन कर दें। सर मुझे ये पता करना था, बात की थी उसके बाद फिर मैं। कासिफ जी, सबसे पहले आपको टीवी वॉल्यूम को डाउन करना पड़ेगा, तभी आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। अब सवाल करें आप। जी आप सवाल करें। सर मुझे ये पता करना था कि मैंने एक स्कूटी फाइनेंस कराई थी सन 2014 में, उसके बाद से मैंने 2-3 किस्तें तो। कासिफ जी सवाल पूरा करें। जी स्कूटी फाइनेंस कराई थी बैंक से, उस टाइम होंडा से, हीरो होंडा कंपनी से, तो मैंने उसमें कुछ इंस्टॉलमेंट जमा कर दी थी, नहीं हो पाई थी, उसके बाद लॉकडाउन के कारण अब वो 1 लाख कुछ रुपए निकालना है, जिससे मैं उनको सेटलमेंट के लिए बोलता हूँ, लेकिन सेटलमेंट नहीं करना चाह रहा। इसके लिए क्या पता चाहिए? देखिए, आपको बैंक में सेटलमेंट करने के लिए रिटेन में एप्लीकेशन देनी चाहिए। आपको 1 टाइम सेटलमेंट की एप्लीकेशन देनी चाहिए कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये 1 टाइम सेटलमेंट हमारे लोन अकाउंट के लिए करें। यदि उस एप्लीकेशन को उनके द्वारा रिसीव नहीं किया जाता है तो आप मेल के थ्रू भी, या जो दूसरे कन्वर्सेशन करने के मीडियम है उसके माध्यम से, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। आप मेल करिए बैंक को, आप बैंक की साइड में जाइए। सपोज दैट आपकी एसबीआई से आपको फाइनेंस आपने लिया है, और एसबीआई की जब आप ओपन करेंगे साइट, तो वहाँ पर आपको लोकल अथॉरिटी से लेकर के और उनके सेंट्रल ऑफिस के अथॉरिटीज़ तक के सभी डिटेल मिल जाते हैं।
आप उनको अपनी उस OTS की एप्लीकेशन को सेंड करना चाहिए और उस पर उनका जो भी रिप्लाई आए उस रिप्लाई के अकॉर्डिंग आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए। यदि कोविड की वजह से आपने किस्तों का भुगतान नहीं किया है तो उस आधार पे माननीय उच्चतम न्यायालय की भी बहुत स्पष्ट विधि व्यवस्थाएं आई। लोग मोरेटोरियम की बात करते हैं, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही लोन के डिसीजंस होंगे। तो आप निश्चित रूप से अपने बात को एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से बैंक के समक्ष रखें और बैंक आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में भी कुछ पार्ट को वेव ऑफ कर सकती है, आपके प्रिंसिपल अमाउंट को भी आपसे ले सकती है। बैंक के पास डिस्क्रिशनरी पावर है इसके लिए, यानी स्वाविवेक है कि वो आपके इशू को डिसाइड करें, लेकिन इसके लिए आपको लीगल प्रोसीडिंग्स करनी पड़ेंगी। और अगर आपको लगता है कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स में आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप इसके लिए फिर ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनाव का टाइम बहुत बढ़िया होता है हिसाब करे के लिए। पहले पिछड़े वर्ग के साथ कितना अत्याचार होता था, यहाँ तक के शिकायत तक दर्ज नहीं होती थी, और आज शिकायत भी दर्ज होती है, उस पे कार्रवाई भी होती है। जो देते थे हमें चोट, काहे देंगे हम उन्हें वोट? हिसाब लगा लीजिए। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम वकील आपका में। कानून से जुड़े हुए तमाम तरह के सवालों पर हम बातचीत कर रहे हैं, और यदि आपके भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपके पास नहीं है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले सवाल की यहाँ पर बात करेंगे। जिस तरह से धर्मेंद्र जी हम अमेज़ॉन की बात कर रहे थे, अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह की साइट से कई बार लोगों को सामान मंगाने में भी विवाद होता है, और ऐसे में लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता है जहाँ पर जाकर अपनी शिकायत वो दर्ज करा सके। इसका क्या प्रोसीजर हो सकता है? देखिए, कोई भी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको सर्विस प्रोवाइड करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। यदि उनके द्वारा सही तरीके से सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती है तो इसके लिए जो उपभोक्ता फोरम के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत करके उपशम पाने का तरीका है उसको पीड़ित पक्ष उपशम पाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ कि कभी भी जो भी कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उस सर्विस प्रोवाइड करने में कोई सप्लाई हो या किसी भी तरह की कोई सर्विस हो जिसको प्रोवाइड किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, और उस सर्विस में कोई इरेगुलरिटीज यानी अनियमितता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करने में इस तरह की लीगल कोई ना कोई ऐसी कमी हुई है जिसकी वजह से जो उपभोक्ता है, उपभोग करने वाला व्यक्ति है, उसको समस्या हुई है, गलत माल मिल गया है, सही समय पर नहीं आया है, या उसके द्वारा जो शर्तों के लिए कंडीशन तय की गई थी उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया कंपनी की तरफ से, तो वो कंज्यूमर फोरम के समक्ष से कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। और कंज्यूमर फोरम के समक्ष जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उन प्रोसीडिंग्स को भी अब एक्सप्लिसिटली डिसाइड करने के डायरेक्टिव्स लगातार ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल बोर्ड के
हर स्टेट में जहाँ पर भी कंज्यूमर फोरम के डिस्प्यूट हैं, उन कंज्यूमर फोरम के डिस्प्यूट को एक सर्टेन ड्यूरेशन में डिसाइड करने के डायरेक्टिव्स हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर आपने जानकारी दी है, एक बड़ा सवाल लोगों के मन में ये भी रहता है कि अक्सर तमाम चीज़ों को लेकर लोग शिकायत ही नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि भारतवर्ष में जल्दी निस्तारण नहीं होगा। इसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, ये एक मिथक है। ये जो भी समझते हैं या सोचते हैं कि हम कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करेंगे उसमें विलम्ब बहुत होगा। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में विलम्ब हो सकता है, इस बात को मैं इग्नोर नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो प्रोसीडिंग्स लीगल चल रही हैं उसमें यदि अवेयरनेस है, यानी जो पीड़ित पक्ष है या जो अपना डिफेंस प्रेजेंट करना चाहते हैं, दोनों के द्वारा यदि केस को जल्दी डिसाइड कराया जाना है तो निश्चित रूप से ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कितनी सारी विधि व्यवस्थाएं हैं जिसमें उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को इस इशू पर डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि केस का जो डिसीजन है वो सर्टेन पीरियड में, यानी एक निश्चित मियाद के अंतर्गत किया जाना चाहिए। यदि निश्चित मियाद के अंतर्गत वो नहीं किया जा रहा है तो उस पे जो भी प्रभावित पक्ष है वो प्रभावित पक्ष माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय या जो अपर कोर्ट है वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से दिमाग से इस बात को हर व्यक्ति को हटाना चाहिए कि हमारे वाद या परिवाद में या मुकदमे में या किसी भी कानूनी कार्रवाई में हम यदि कानूनी कार्रवाई के लिए जाते हैं तो वहाँ विलंबता होती है। विलंबता होती है प्रक्रिया में, और उस प्रक्रिया में एक पक्ष, हमेशा किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष चाहता है उसका निस्तारण जल्दी हो, दूसरा पक्ष चाहता है उसका निस्तारण जितना विलंब से हो, यानी देरी वो करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो लिटिगेशन के प्रोसेस है उन प्रोसेस को वो अडॉप्ट करते हैं, धीरे धीरे उसको कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ये सर्टेन ड्यूरेशन में केस को डिसाइड करना चाहे और उसके लिए जो पीड़ित पक्ष है वो न्यायालय कहें तो हो सकता है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ हमें इशारा मिल चुका है। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि हर रविवार आपसे हम मुलाकात करते हैं। आपकी कानून संबंधी यदि कोई भी समस्या है तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप उससे बेशक दूर कर सकते हैं। अगले रविवार आप सभी से फिर से करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।